अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और तमाम मुस्लिम उम्मा को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आज ईद का चौथा रोज़ है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक जितनी भी कुर्बानियाँ की गई अल्लाह के हुजूर सुन्नत इब्राहीमी का जो फरीज़ा था वो अदा किया गया। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक ये सारी कुर्बानियाँ जो है इन्हें कबूल फरमाएँ। बहरहाल जी, शो का आगाज़ करते हैं और शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, हेडलाइंस के साथ। अखबारात क्या कहते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद होंगे। साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट में हम कहते हैं जी कि हुनर बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि आजकल का जो मुआशरा है, जिसे कहा जाता है कि जी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे अगर ख़वातीन के पास हुनर हो और फिर तालीम के साथ साथ ये जो ऐसा ऐसा एलिमेंट है कि अगर ख़वातीन बाहर निकलें, काम करें, तो मेरे ख्याल से बहुत सहरंगेज़ साबित हो सकता है, बहुत खूबसूरत बात हो सकती है ये। हम बात करेंगे जी गरीब बच्चियों को मेकअप की ट्रेनिंग देना और उन्हें इस काबिल करना कि वो अपना अपना जो लाइफस्टाइल है, ज़िंदगी है, उसे बेहतर बना सके, काम कर सकें। इसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हुकूमत की तरफ से बड़ी ईद पर एक बहुत बड़ा तोहफा आवाम को दिया गया। हमने देखा कि जिस तरह IMF की डील थी, एक आइस ब्रेकिंग कह सकते हैं, ये जो डील साबित हुई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि काफ़ी महीनों से ये पेंडिंग था और हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही थी कि IMF को बनाया जाए। उनकी जो शराइत है वो पूरी कर दी गई थी बहरहाल, लेकिन उनके कुछ रिजर्वेशंस थे और फिर PM साहब जिस तरह फ्रांस में मुलाकात हुई MD IMF से, वो बहुत ज़बरदस्त साबित हुई। और उसके बाद हमने देखा कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से IMF के साथ, जिसके तहत $3 अरब IMF जो है वो पाकिस्तान को कर्जों की मद में देगा। और यकीनन इन मुआशी चैलेंजेस में हमने देखा कि जिस तरह बात की जा रही थी दिवालिया की, या फिर पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो बहुत कम होते जा रहे थे, प्राइवेट बैंक्स के खासतौर पर कर्जे थे वो भी वापस करने थे, तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुकूमत की जानिब से ये अवाम की तरफ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ हम एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे, जो दोस्त ममालिक हैं जिनका किरदार रहा इस पूरी सिचुएशन में, ख़ासतौर पर चाइना और सऊदी अरेबिया, बहुत बहुत बड़ी सपोर्ट रही। चाइना अगर जाहिर सी बात है हमें $1 अरब ना देता तो मेरे ख्याल से IMF की जो शराइ थी वो भी पूरी नहीं होती। लेकिन बहरहाल जी, PM शहबाज शरीफ और पूरी टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, कौम को मुबारकबाद हो। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जिस तरह वज़ीर ख़जाना और वज़ारत ख़जाना दिन रात उनकी मेहनत रही, नींदें अपनी जो है वो सेक्रीफाइस की गई, दिन रात काम किया गया, ओवरनाइट काम किया गया, जिसका बार बार PM शहबाज शरीफ जिक्र करते रहे कि वज़ारत ख़जाना ने जो है वो बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। साथ साथ हम देखते हैं कि PM शहबाज शरीफ ने वज़ारत इत्तलात को भी बहुत अपलॉड किया कि उनकी अनथक मेहनत और जिस तरह ये पूरी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस था ये साथ साथ चलता रहा। तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो जी। बिला आखिर एक बहुत बड़ा स्टेप पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं उसकी तरफ लिया गया है और इंशाअल्लाह आने वाले जो दिन है वो बहुत बेहतर साबित होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमीद भुट्टो साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हमीद साहब कैसे हैं? मेहरबानी। आपको ईद मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आप सबको और पूरी कौम खैर को मुबारक, ईद खैर मुबारक। हमीद भाई, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, खुशी का मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ईद के दिन हमें एक बहुत बड़ी जो है वो खुशखबरी से भी नवाजा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाता है, स्टैंड बाई एग्रीमेंट साइन हो जाता है IMF के साथ और $3 अरब का ये मुआहदा है ज़ाहिर है। और अगले 9 महीने तक पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। क्या कहेंगे? मेरे भाई, जिस तरह IMF के साथ हमारे मौजूदा हुकूमत के आते ही जी बातें शुरू हुई और मामलात चलते आ रहे हैं। अभी जिस तरह थोड़ा सा हमें ग्रीन सिग्नल मिला है जी कि आपको जो आपके मसाइल हैं उसके हल के लिए जो हमें इस वक्त सहारा मिलेगा। जिस तरह हम मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं जो मुखालिफ इस हुकूमत के, वो तो लगे हुए थे कि जी किसी तरह भी इस मुल्क का दीवाला बिल्कुल हम ऐसे खसारे में चले जाए, पीछे जी चले जाए जी और नाकाम हुकूमत रहे। जी मगर इस मौजूदा हुकूमत की मुसलसल मेहनत, जैसे आपने कहा, अनथक कोशिशों के नतीजे में जैसे ईद का मौका था, खुशी का मौका, जी, कुर्बानी का, तो मज़ीद मुल्क के अवाम से कुर्बानी लेने के क्या बजाय बात है, एक हमें खुशखबरी मिली है कि हम मज़ीद कुर्बानी देने के बजाय अपने पाँव पे खड़े होकर जी जी इस मुल्क की तरक्की का जो पहिया है रुकता हुआ हमें नज़र आ रहा था, उसको थोड़ा सा आसरा मिला है। जी एक पॉजिटिव अमल है और IMF के जो शराइत हैं वो मुसलसल लंबी होती जा रही थी। उस सूरत हाल में हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब ने, चाइना ने, जी UAE ने भी बड़ा किरदार अदा किया। सबसे बड़ा अहम किरदार हमारे इस मुल्क के सफर सालार जो हैं जी उसका भी बड़ा बिल्कुल एक बिल्कुल अहम रोल है। बेशक उन्होंने बेशक। आलमी मालियाती
फंड्स के जो इदारे हैं उन सबको एक यकीन दहानी भी साथ साथ कराई है कि मौजूदा हुकूमत, आने वाली हुकूमत, सबकी पॉलिसी एक होगी, क्योंकि IMF भी इस वक्त थोड़ी सी अपने कदमों पे डगमा रही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन की सूरत हाल के बाद आने वाली हुकूमत का कोई अलग मुआहदे हो या अलग कोई प्लानिंग हो, तो वो उनकी कोई सोच में थोड़ी सी तब्दीली थी। मगर सब इदारों ने जब उनको यकीन दिलाया है तो शायद हमारे मसले एक पॉजिटिव समत की तरफ निकल पड़े हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले 1 से 2 महीने में इस मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं वो आपके पेट्रोल के, डॉलर के, वो मसाइल हल होने की तरफ जा रहे हैं। और जो कर्जे हैं हमारे ऊपर चढ़ते हुए, उसमें बहुत सारा एक बेहतरी की उम्मीद सामने आ चुकी है। बिल्कुल हमीद भाई, जिस तरह आपने कहा सिपा सलार उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया, और ज़ाहिर है जिसका जिक्र PM साहब भी कर चुके कि आर्मी चीफ साहब जिस तरह दौरे भी किए उन्होंने कुछ ममालिक के, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई थी कि जिसमें कहा गया था कि जी पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं इंशाल्लाह विद इन फ्यू मंथ्स ये सारे मसले हल हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि उस तरफ पाकिस्तान अब बढ़ रहा है आहिस्ता, बहुत स्लोली, ग्रेजुअली, बट वी आर रीचिंग टू द पॉइंट कि जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन अ स्टेबल पोजीशन। कल एक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PM साहब ने एक जिक्र किया जिसमें मैं जिसे डिस्कस करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आखिरी जो है वो अग्रीमेंट होगा IMF के साथ और पाकिस्तान इंशाल्लाह विल स्टैंड ऑन इट्स ओन। क्या कहेंगे आने वाले दिनों में? IMF का जो मुआहदात हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं और पहले पाकिस्तान बनने से अब तक के, उसका आखिरी मुआहदा होना मैं समझता हूँ उस मुल्क की तरक्की मज़ीद शुरू होगी। IMF के मुआहदों से हमें आसरा, सहारा, टीका और इंजेक्शन तो लगती है, मगर हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो भी कर्जा देता है, जहाँ जो दुनिया के इस वक्त चौधरी बने हुए अपनी दुकान चला रहे हैं, वो इस मुल्क की तरक्की में रुकावटें यकीनन मौजूद हैं। हमें मजबूरन उनसे कर्जा भी लेना पड़ता है, सहारा भी लेना पड़ता है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ लोगों ने जो माहौल बना दिया सियासी, एक दूसरे को चोर चोर और बड़े इल्ज़ामात लगाने के बाद दुनिया का एक छोटा सा एतमाद हम पे उठ गया था। एतमाद जब उठा, अभी अपना एतमाद बहाल करने के लिए जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने, हमारे सिपा सलार ने इशारा दिया है कि अपने पाँव पर खड़े होकर अपनी मनसूबाबंदी करते हुए उस मुल्क की तरक्की में गामजन चले जाएंगे। जब अपनी कश्ती हम खुद चलाना शुरू कर देंगे तो IMF से लेके बाकी इदारों की तरफ हम जब राह नहीं तकेंगे तो मज़ीद हमारी कामयाबियाँ और कामरानियाँ नसीब होंगी, कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और पाकिस्तान में अगर देखें तो एग्रीकल्चर भी है, लाइफ स्टॉक भी है, पहाड़ भी है, समंदर भी है, रेत भी है, मादनियात से पूरा मुल्क भरा हुआ है। मगर हम सुस्ती और कोताही और बाकी मसाइल में उलझते हुए जा रहे हैं, पूरी कौम मसाइल में उलझती जा रही है। दुनिया तरक्की करती जा रही है, दुनिया जदीद समत पे जा रही है, हम अभी भी छोटे छोटे मसलों में उलझ के, आपस में लड़ाइयों में उलझ के, अपनी अनाओं में उलझते हुए मुल्क की तरक्की में रुकावट मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे अपने अंदर जो नफ़रतों का बीज बोया हुआ है उसकी वजह से हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास अरबों और खरबों रुपए मौजूद हैं, वो डॉलर्स की शक्ल में भी, मगर वो अपनी मुल्क पे लगाने के बजाय वो लेके उन्हीं बाहर इदारों में चमक दमक की तरफ जा रहे हैं। मगर उनकी जो ज़िंदगी वहाँ पे अजीरन है, यहाँ की जो ज़िंदगी बादशाहत वाली है उसको नहीं देख रहे। अजीरन की ज़िंदगी एक रंगीनियों के पीछे, लाइटों के पीछे दौड़ रहे हैं, मगर जिस मुल्क ने उनको दिया है वहाँ पे लगाने के बजाय अफसोस उन लोगों पे भी करना चाहिए जो पैसा हमारे इस मुल्क का बाहर लेके जा रहे हैं। अब जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने उन अनासर का पैसा रोक के थोड़ी सी सख्त पॉलिसी अपनाई है, उनकी चीखें भी आप सबके सामने हैं। बिल्कुल सही, पॉइंट वेल नोटेड। हमीद साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की एक पूरी टीम साथ जाती है, फिर उसके बाद MD IMF से मुलाकात होती है, एक बहुत ज़बरदस्त माहौल में ये गुफ्तगू होती है पूरी, फिर उसके बाद जो गिले शिकवे वो भी किए जाते हैं, जो बातें थी वो भी की गई, और फिर उसके बाद जो अग्रीमेंट का सिलसिला था इस पर भी डिस्कशन हुई, और फिर बिला आखिर हम देखते हैं कि जो फ्रांस की ये मुलाकात थी ये बहुत ज़बरदस्त साबित हुई, बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, सूदमंद साबित हुई, और बिला आखिर पाकिस्तान इस मुआहदे में आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको लगता है कि अगर ये मुलाकात ना होती प्राइम मिनिस्टर साहब की तो यकीनन जो पिछली हुकूमत का ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया था
IMF को बहुत सी रिजर्वेशंस थी कि जी शायद मौजूदा हुकूमत भी उस तरह ना करे कि जिस तरह पिछली हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए IMF के एग्रीमेंट के खिलाफ, जिसका वो बार बार इजहार करते रहे, अपनी वेबसाइट पे भी उन्होंने इजहार किया। क्या लगता है ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी? अगर ये ना होती तो कहीं ना कहीं ये मुआहदा फिर डिले के शिकार होता? बड़ी आपने अहम बात की उमेर भाई कि IMF के साथ मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मुसलसल रब्तों में लगे हुए, वो फ्रांस की मुलाकात हो या उससे पहले मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मीटिंग्स वो करते रहे, और मुसलसल हमारे वज़ीर ख़जाना और बाकी फाइनेंस की टीम राब्ते में IMF के मुख्तलिफ अमलदारों के साथ है, वज़ीर ख़ारजा और सब जाते रहे, बात करते रहे, और ख़ुद साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और बाकी साबिक़ा सदर ज़रदारी साहब वो भी इस मामले में मुसलसल रब्ता करके उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियाँ खोल के इस हुकूमत को दी हैं कि आपके जो मसाइल है उसका हल निकालते हैं। और ये मुलाकातों का सिलसिला किसी भी दुश्मन के साथ भी अगर आप प्यार से मोहब्बत के साथ मिलेंगे तो दुश्मनियाँ ख़त्म होती है। तो IMF तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमें सपोर्ट कर रहा है, अब हमारा मददगार है, और हमें अपनी प्लानिंग करके इस मुल्क को पाँव पे खड़ा करना चाहते हैं। तो माजी की हुकूमत ने तो सबसे पहले IMF को जो गालियां दी, जो उनके साथ बदमाशी के अल्फाज इस्तेमाल किए कि IMF का कशकोल तोड़ देंगे, ये कर देंगे, और बदमाशी की लैंग्वेज ऐसी बातें की गई। तो उसके बाद जब आप किसी मुल्क के या किसी इदारे को जहां से आपको मदद मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, या मुस्कुराहट ही मिल रही है, तो ये तो आपको पैसे दे रहे हैं, उनको हम गालियां देंगे तो फिर उनके ऊपर तनकीद करेंगे, उनको निशाना करेंगे लफ्ज़ों का, तीरों का, और ख़ुद भी कुछ नहीं कर सकेंगे, खुद चौधरी बनने की नाकाम कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता हुकूमत का जो सारा यू टर्न से लेके गाली गलम वाला जो जुमले होते थे, उसका खेमाजा बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इन मुलाकातों के वसीले मौजूदा हुकूमत ने थोड़ा सा हल निकाला है। मगर इस हल से हमें और आगे जाने की, जैसे मैंने कहा, कि ज़रूरत है अपने पाँव पे खड़े होने की, और मोहब्बत और खुलूस के साथ IMF से लेके सब मुल्कों से हमें सपोर्ट अपने दोस्त मुल्कों से लेने की भी ज़रूरत है। जब तक हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं तब तक हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, मगर इससे और आगे हमें निकलने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमीद साहब, अखबारात की तरफ अगर नज़र दौड़ाएँ तो एक टॉप स्टोरी है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी है। यहाँ कहते हैं जी कि मुआशी बेहतरी के लिए मुलाकातें, नवाज शरीफ ने दुबई में क़याम बढ़ा दिया। हम देखते हैं कि PMLN के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुसलसल हमने देखा कि जो बैक सपोर्ट थी वो हमेशा रही हुकूमत के साथ। फिर उसके बाद मुलाकातें भी रहीं, यहाँ PM साहब भी जाके वहाँ मिलते रहे, और यकीनन जो एक फैक्टर है कि जो डायरेक्शन और सिमत ड्राफ्ट करनी है, यकीनन वो एक लीडर ही कर सकता है। आपको लगता है कि बहुत सीक्रेटली और बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ पीछे बैठकर इस पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह दुबई में बैठ के मौजूदा मुल्क के सेटअप की सियासत को जिस तरह देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और पीछे से जो उनका काम है अपने भाई की शक्ल में या अपनी बेटी और बाकी उनके जो करीबी दोस्त हैं जो इस वक्त मुल्क के ओहदों में बैठे हुए चलाने में किरदार अदा करें, एक सियासत को समझते हैं। हुकूमत को चलाने से जो उमूर हैं उसको मियाँ नवाज शरीफ काफ़ी अच्छा समझ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रेल भी देखी है, जेल भी देखी है, और हुकूमत भी देखी है, सारे अनासर देख चुके हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान भी उनको आ चुकी है कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमें किस समत पे लेके इस सियासत के अंदर एक सियासत है, दूसरी सियासत के अंदर एक सियासी दुलदुल भी है कि अगर आप गलत तरीके से उस पर गलत ट्रैक पे जाएंगे तो उस दुलदुल में खुद फंस भी सकते हैं। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब दुबई में बैठ के लंदन से आकर मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से करीबी दुबई मुफासला है, तो हमारे पाकिस्तान के हम सियासतदान वहाँ जाके बैठ के मुलाकातें करें, और ख़ुद यूँ ही हमारी जो दुबई की हुकूमत है उनके साथ भी और बाकी ममालिक के साथ भी जो अरब ममालिक हैं
उनके साथ भी नवाज शरीफ ने राब्ते करके जैसे IMF के मामला थे सपोर्ट मांगी है, क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ को सऊदी हुकूमत और बाकी हुकूमतें जब उनको सूली पे लटकाने की बातें हो रही थी और सज़ा मिल चुकी, तो यही अरब ममालिक थे उनकी जान बख्शी से लेके बाकी मामलात में काम आए। अभी भी हमेशा सऊदी हुकूमत से लेके अरब इमारात के मुल्क जो है वो नवाज शरीफ की सपोर्ट में साथ साथ में खड़े हैं। उसी सूरत के साथ साथ वहीं पे जब एक सियासत में अहम किरदार सबका सदर आसिफ ज़रदारी, वो भी जाके सबसे पहले नवाज शरीफ के साथ मिलते हैं, क्योंकि पीस पार्टी और नून लीग का जो आपस में इस मौजूदा हुकूमत में जो मुल्की माशी सूरत जो थी बहुत ख़राब गिरती हुई सूरत के अंदर आके उन्होंने हुकूमत संभाली है और सख्त किस्म की तनकीद का भी शिकार हुए, क्योंकि आते ही जो चैलेंजेस थे, जो मसाइल छुपा कर, जो चीज़ें दबा कर, जो मुल्क के साथ धोखा और फरेब रखा गया था, उस फरेब को निकालने के लिए खुली और खरी बात करके लोगों को तीर अपनी तरफ अपने सीने पे जिस तरह नून लीग और पीस पार्टी ने मिलकर खाए हैं, उस सूरत में मौजूदा दोनों अहम सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में समझता हूँ कि मुल्क के आने वाले वक्त में जो इलेक्शन होनी है और बाकी जो चीज़ें होनी है उसमें एक अहम बड़ा रोल मौजूद है। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि दोनों बड़े लीडर, जिस तरह हम जिक्र करते हैं कि दोनों पार्टियों के जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फिर उसके बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब, यकीनन बहुत अहम मुलाकातें दुबई में रही हैं और उसमें कहा गया कि जी जो आने वाले आम इंतखाबात हैं वो भी ज़ेर बहस रहे और उस पर भी गुफ्तगू हुई और फिर उसके बाद केयर टेकर सेटअप का भी हमने कहा सुना कि उसमें डिस्कशन हुई है। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह अपोजिशन और ये जो PTI की तरफ से आवाज़ें थी कि शायद इलेक्शन नहीं कराना चाहते या फिर पूरा प्रोसेस सबोटाज किया जा रहा है, ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हुकूमत पर, आपको लगता है कि ये सही वक्त पर, क्योंकि ज़ाहिर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगी उसके बाद फिर ये इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे, तो पाकिस्तान अब बढ़ रहा है आम इंतखाबात की तरफ? पाकिस्तान आम इंतखाबात की तरफ यकीनन बढ़ रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी खुल के कहा है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, बेशक वो जब कराएं हम तैयार हैं। और मौजूदा इलेक्शन कमीशन ने सारी सियासी जमायतों को बता दिया है कि अपने इंतखाबात के लिए जो निशान चाहिए वो अपने लेटर दे दें, 19 जुलाई तक और उन्होंने दरख्वास्त लेना भी शुरू कर दी है। उन्होंने अपना सिस्टम और प्रोसेस शुरू कर दिया है। बाकी जो मुल्की माशी हालात हैं इसमें फौरी तौर पे 2-4 महीने के अंदर इलेक्शन करना मैं समझता हूँ मुल्क के लिए और एक मुसीबतें खड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस के बड़े हमारे इश्यूज हैं, उस फाइनेंस के इशू को भी देखना पड़ेगा, मुल्क की मौजूदा हालात को भी देखना पड़ेगा, मौजूदा गर्मी और बाकी जितनी भी आपके सूरत है उनको भी देखना पड़ेगा। मज़ीद सारी सूरत IMF के शराइत भी मौजूद हैं। सब सूरत को देख के इलेक्शन कमीशन कब और किस वक्त इलेक्शन अनाउंस करती है, मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से पीछे नहीं भाग रही। और जैसे बात हुई कि गुज़िश्ता हुकूमत के जो लोग थे वो तो तकरीबन निकल के अब जा चुके हैं दूसरी पार्टी में, और अब वो खुद ही अपनी जो उनकी पार्टी थी उसको कहते हैं कि जी वो पार्टी हमारी और थी, वो इस मुल्क को दुलदुल में दस्ती हुई जा रही थी। और खुल के कह रहे उनके जो लीडरान थे वो लीडर तो नहीं थे, वो मैं समझता हूँ कि वो एक पानी के बुलबुले की तरह आकर हमारे मुल्क के अंदर लोगों को बगावत पे उकसा रहे थे और बाकी किस्म की अपने ही मुल्क के खिलाफ बगावत हो रही थी। और पाकिस्तान के अंदर पहली हुकूमत ऐसी आई गुज़िश्ता जो अपने मुल्क के खिलाफ खुद ही बगावत कर रही थी, लोगों को खुद ही बगावत पे उकसा रही थी। इलेक्शन करवाना वो खुद ही नहीं चाहते, इलेक्शन करना चाहते तो इस्तीफा क्यों देते, भागते क्यों, और बाकी सारे चीज़ों से वो खुद ही पीछे भागते रहे। और मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से पीछे नहीं भाग रही और पूरी कौम भी इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार बैठी है। इलेक्शन जब भी होंगे यकीनन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल चेंज होगा और निगरान सेटअप भी मुख्तलिफ 2 सूबों के अंदर तो मौजूद है, बाकी सूबों और मुल्क के अंदर आएगा और यकीनन वो भी इस मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बहुत अहम इशू है जो कि हमारे दिलों के बहुत करीब है ये मामला, और ज़ाहिर है हम
मुसलमान होने की हैसियत से, पाकिस्तानी होने की हैसियत से हम चाहते हैं कि कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो बुलंद की जाए, हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए दुनिया भर में। एक और टॉप स्टोरी है जो कहती है मकबूजा कश्मीर, मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों को श्रीनगर ईदगाह में नमाज अदा करने नहीं दी। मजहबी फरीज़े से दूर रखना, उसके बाद इंतहा पसंदी और शर पसंदी की तरफ जो है वो माइल करना, उसके बाद हम देखते हैं कि जिस तरह के मजालिम ढाए गए कश्मीरियों पर पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से, और लगातार कर्फ्यू की सिचुएशन रखना। इंडिया किस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को फेस करता है और किस तरह पीस की बात करता है, ये तो उसके मुंह पे सच्ची नहीं है। इंडिया की मौजूदा जो मोदी सरकार है वो नफ्सियाती मरीजों की सरकार है। कटोला है जी। वो पूरा एक नफ्सियाती मरीज है मोदी। कोई सियासतदान नहीं, एक दहशतगर्द जमात, खुद एक बीजेपी दुनिया भर जानती थी। एक दहशतगर्द और साइको किस्म का इंसान है। खुद वो अपने हिंदू मजहब के भी लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। वहाँ पे भी उन्होंने अपने मजहब के अंदर वो 50 किस्म के बंटवारे करके फिरके बना लिए। जब वो अपने मजहब के साथ भी सच्चा नहीं है तो दूसरे मजहबों के साथ तो यकीनन वो जुल्म कर रहा है। और जिसकी भी हम जितना भी उसकी हम मजम्मत करें वो कम है। और कश्मीरी अवाम तो हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारा उनके साथ एक खून का रिश्ता है, वो कभी भी टूट नहीं सकता। उनके साथ कोई भी जुल्म करेगा उसकी हम मजम्मत भी करेंगे। और कश्मीरी बहन भाइयों के हम साथ भी हैं। और नमाज पढ़ना या किसी भी मज़हब में कोई इबादत करना, उसको रोकना, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलीज किस्म के जो इंसान होते हैं वो ऐसी सोच उनकी होती है। मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए कोई भी मजहब है, अकलत हैं, वो खुश है। किसी मजहब के साथ हम नहीं करते। हम यहाँ पे अगर कोई हिंदू है तो होली हम मिलके उनके साथ मनाते हैं। जैसे हमारी अभी कुर्बानी की ईद थी तो हिंदू बिरादरी से लेके क्रिश्चियन सब हमारे साथ मोहब्बत के साथ हमारे साथ ईद मनाते रहे, हमारे साथ मोहब्बतें बांटते रहे। और वहाँ पे सिर्फ नफरत की हिंदुस्तान के अंदर जो सियासत चल रही है वो हुकूमत उनको नफरत सिखा रही है। वहाँ की आवाम भी नफरत नहीं चाहती। मगर मोदी सरकार एक जो जुल्म कर रही है लोगों के साथ, उसका नतीजा उनको तो मिलेगा। जो बंदा खुद को कहता है कि मैं बड़ा सियासतदान हूँ, वो मैं समझता हूँ सियासत के नाम पे भी काला धब्बा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हम चूँकि ज़ाहिर है ये टॉपिक बड़ा अहम है हमीद भाई, और यकीनन ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जब भी बात आती है कश्मीरी भाई बहनों की तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान सबसे पहली आवाज़ होता है। और ऐसे तमाम जितने भी इश्यूज़ हैं, जब जब जुल्म की आवाज़ वहाँ उठाई जाती है या फिर जुल्म हथियारों के ज़रिए, यहाँ बहुत जुल्म हुए वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ालिम हुए, हम देखते हैं कि पाकिस्तान हमेशा फोर फ्रंट पर रहता है। और ये क्या कहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तान जिस तरह आवाज़ उठाता रहा है, वेस्ट की तरफ से भी हम देखते हैं कि कभी आवाज़ नहीं उस तरह सुनी जाती, खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है ये जो ड्यूल स्टैंडर्ड्स हैं ये तो नहीं होने चाहिए बहरहाल। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो हमारे अरब ममालिक हैं वो कश्मीर के मामले पे ज़्यादातर खामोश हैं जी, जो खामोशी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे मुसलमान रहते हैं और इस्लाम की बात हो रही है। और इस्लाम की जो बात कर रहे हैं तो सारे अरब ममालिक से लेके मुसलमान मुल्कों को उनकी आवाज़ बननी चाहिए, एक आवाज़ होनी चाहिए। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, जो गलत है। मगर पाकिस्तान से लेके हमारे पाकिस्तान जितने भी हमारे सूबे हैं या पाकिस्तान में जितनी भी हमारी कौमें रहती हैं वो कश्मीर के साथ मोहब्बत, प्यार और खुलूस के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। और कश्मीर को हम कभी भी नुकसान होने नहीं देंगे। और कश्मीर की तरफ जब भी हिंदुस्तान के इन जालिम हुक्मरानों ने बुरी आँख से देखा है तो हमेशा हमने, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने उस बुरी आँख निकालने की बात की है। सही। अच्छा हमीद भाई, एक और बहुत अहम स्टोरी है, डेवलपमेंट है। यकीनन एक बहुत अच्छा जेस्चर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, फिर हमारे आर्मी चीफ साहब की तरफ से। वो खबर ये कहती है जी कि फितना फसाद पैदा करने वाली कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। ऐसा कहना था पीएम शहबाज शरीफ साहब का। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म ने ईद पारा चनार में फ़ौजी जवानों के साथ मनाई। आपने देखा कि एक बहुत अच्छा जेस्चर जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, उनकी टीम भी थी, और उसके बाद हमारे आर्मी चीफ और उनकी टीम भी थी। और जिस तरह हुकूमत ने मिलिट्री क़यादत के साथ खड़े होकर जवानों के साथ ईद मनाई है, ये जेस्चर मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका है, आज चौथा दिन है, हम ईद अभी ताज़ा है, कुर्बानी का सिलसिला जारी था। 3 दिन लगातार मुसलमानों ने कुर्बानी भी की है। ये जो कुर्बानियाँ हुकूमत की तरफ से और हमारे अस्करी इदारों की तरफ से दी गई, 9 मई का वाक़या सामने है, फ़ौज खामोश रही, बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया गया पाक अफवाज की तरफ से। और फिर उसके बाद बहुत अच्छे तहम्मुल मिजाजी के साथ इस पूरे
इनको हैंडल किया गया, क्या कहेंगे? ये जो ईद मनाने का जज्बा था जवानों के साथ, थोड़ा इसे डिस्कस ईद मनाने का जज्बा जवानों के साथ इसलिए मनाया गया कि कुर्बानी की जो ईद है वो कुर्बानी हमें सिखाती है कि हम अपने जिससे प्यार करते हैं, जिससे इश्क करते हैं, अपने जी। महबूब की, अपनी प्यारी चीज़ की हमें कुर्बानी देनी है। सुभान अल्लाह, वो क्या चाहे बात हम जी। अपनी किसी अच्छे जानवर की शक्ल में जी। दें, पैसे की शक्ल में दें, किसी खुलूस की शक्ल में दें, और हमारी पाक फौज तो मुसलसल कुर्बानी दे रही है। कुर्बानियां दे रही इससे बड़ी कुर्बानी नहीं होती है कि अपने प्यारों जी, से जी। वो दूर है, अपने महबूब, अपने रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, जो एक बड़ा उनके साथ लगाव है, बॉर्डर्स, उनसे बॉर्डर्स हों, वॉर वो अगेंस्ट टेरर सब जगह सब जगह वो जी। सगा अपनी जानें भी इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर रहे हैं, और ये बड़ी कुर्बानी होती है इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना देना। बेशक, और बेशक। कोई बाप, उसका माँ बाप है, वो तो देखें उसी तरह जैसे कुर्बानी की सुन्नत है, तो अपने बच्चे इस मुल्क के कुर्बान करने के लिए दे रहा है बेशक, कि जी बेशक। मेरा बच्चा इस ये मुल्क जानते हुए, पे, इस धरती पे निसार हो जाए। क्या बात है, वो सुभान जब अल्लाह, जी। उनके वालिदैन कभी उनके आंखों में आंसू नहीं होते, इस मुल्क की धरती के साथ प्यार करने में मैं समझता क्या हूँ बात है। कि हमारी फौज के जितने भी जवान हैं, उनके माँ बाप तो हमेशा मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, उनकी औलादें, उनकी बेगमात, वो उनके साथ जब हमारे सुपर सालार जाके किसी बॉर्डर पे कहीं या जैसे पारा चनार पे जाके जी। मिलने गए, तो हमारे फौज का यही तो जज्बा बढ़ता है। तभी मोराल वो बुलंद कहते होता है, हैं जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, जब बिल्कुल। हम उनको अकेला छोड़ दें तो फिर उनकी जज्बे में, कहीं ना जैसे कहीं। आप हमसाई जी, जी। मुल्कों में देखें, वो ढीले ऐसे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कप कपाते हुए सियासत जो फौजी उनके हैं, हाँ। तो हमारे तो तभी बहादुरी और पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। क्या बात वो है। जिंदाबाद का जो उनका नारा लगता है, उनका जो आवाज होता है, दुश्मनों का कलेजा और फटने लगता है बिल्कुल कि सही, ये बिल्कुल कैसी फौज है। उनकी आवाज, जी, जी। उनमें दम, ताकत, यही ताकत जब हमारे हुक्मरान, हमारे लोग, हमारा प्यार क्योंकि पाक फौज के साथ खड़ा है। बेशक, और इसी बेशक। तरह वैसे भी कुर्बानी का जो अंसर है, खाली जी। जानवर कुर्बान करना नहीं होता, नियत और है एक तरह नियत से। का और बेशक, मोहब्बत बेशक। का, खुलूस का, अपनी अनाओं को भी कुर्बान करना होता है। हमने लाखों रुपए के जानवर कुर्बान कर लेते हैं, मगर जी, जी। अपनी अनाएं कुर्बान नहीं करते। अपना मोहब्बत और खुलूस जो जी, है, जी। वो मोहब्बत जो है, इश्क है, वो कुर्बान करना होता है। राइट। और यही पाक फौज है जो अपने आप को कुर्बान करती है इस धरती पे। हमीद भुट्टो ये भी साहब, बड़ी कुर्बानी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हमीद भुट्टो साहब। और यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे एक और अहम टॉपिक की। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है, जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा। मेरी तरफ से पीटीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है पीटीवी फ्लेक्स। दुश्मन का हमला किसी भी वक्त मुतवक्को है। इस इलाके में दुश्मन काफी फैल चुका है, एहतियात से चलना है। एक नंबर नोट करें, मेरी शहादत की सूरत में सबसे पहले इस नंबर पे इतला करें। हम दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, न जाने किसके नसीब में पहले शहादत आ जाए। जहां आप खड़े हैं जगह सेफ नहीं है, प्लीज आप अंदर आ जाए। वतन की खातिर अगर जान अजीज कुर्बान हो जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वर्दी और कफन अपना अपना ही अच्छा लगता है। पाकिस्तान क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं। बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट स्लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और बात कर रहे थे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। हम देखते हैं कि जहां जहां पाकिस्तानी ख़वातीन की बात आती है दुनिया भर में, हम देखते हैं कि बहुत एम्पावर्ड ख़वातीन हैं, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बहन हो। हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना खड़ी दिखाई देती हैं और इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल ख़वातीन का है, क्योंकि हम इस मुआशरे को अगर ख़वातीन से को माइनस करके देखें तो मेरे ख्याल से मुआशरा जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तालीम के साथ साथ अगर हुनर हो तो ये एक बहुत कंप्लीट हो जाती है आपकी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल बहुत मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है हुनर ऐसी चीज़ है कि आप अगर किसी तरह के भी हालात हों, कोई भी सिचुएशन हो, मुआशी चैलेंजेस हों या फिर आपकी ज़िंदगी में अच्छा ना हो रहा हो कुछ, तो उस सिचुएशन में भी आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसे बेहतर अंदाज से जो है वो गुजार सकते हैं, अपना गुजर बसर अच्छे से कर सकते हैं। हमारे साथ आज एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जो बच्चियों को ट्रेनिंग देती हैं, ख़ासतौर पर मेक ओवर आर्टिस्ट बनाती हैं, उन्हें मेकअप की ट्रेनिंग देती हैं और किस तरह ये सारा अमल जो है वो मुकम्मल करती हैं, किस तरह से तकमील तक पहुँचाती है, ये बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा जाहिद साहिबा, स्टाइलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। ज़हरा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो Thank और you, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी सी गुजरी होगी आपकी ईद। जी, बल्कि गुजर रही है, बहुत अच्छी गुजर रही है और मेरी तरफ से पीटीवी और सब व्यूअर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा ज़हरा, ये बताएं कि यकीनन हमारे लिए तो बस देखा जाए मर्दों के लिए तो ये बहुत मुश्किल फील्ड मानी जाती है। मर्द बहुत एक्टिव भी हैं इस फील्ड में, बहुत काम भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ख़वातीन खास तौर हार्डकोर ये फील्ड है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ ख़वातीन ज़्यादा बेहतर अंदाज से कर सकती हैं। मौजूदा हालात में आप समझती हैं कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है अगर एक बच्ची मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहे या फिर बाहर निकलना चाहे और इस तरह सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहे, तो क्या स्कोप है इसका? जी, बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि जैसे आपने कहा, ये चीज़ हर लेडीज़ या जो कहना चाहिए ख़वातीन है उनकी जैसे नेचर में है। और ये आप समझें कि जैसे अगर कोई लड़की सीख लेती है तो वो इमीडिएटली अपने मोहल्ले में या कज़न्स में या अपने घर में लोगों को काम शुरू कर सकती हैं। ब्यूटिशियन का काम, हेयर कटिंग का हो गया, मेकअप का हो गया, फेशियल्स का हो गया, मैनी पेडी हो गई। तो हमने मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पहले पार्लर खोला। मैं सऊदी अरब में पली बढ़ी, वहाँ हमारा पार्लर है एंड एवरीथिंग, तो यहाँ मैंने आके फिर खोला एंड आई फेल्ट कि सोसाइटी में मुझे काफ़ी फील हुआ कि कुछ इश्यूज़ हैं। मैंने सोचा मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मुझे यही लगा कि आई थिंक अगर मैं ब्यूटिशियन बना सकती हूँ फ्री का, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि आपको पता है अगर कोई बेवा है या कोई ऐसी ख़वातीन है जिनके पास बिल्कुल कोई ज़रिया माश नहीं है, बिल्कुल, तो अगर उनका इसकी तरफ थोड़ा स्कोप है तो ये है कि वो इससे इमीडिएटली पैसे कमाना शुरू कर सकती है। ठीक है। तो ये मैंने सोचा और अपनी तरफ से हमने फिर ये चीज़ स्टार्ट की है। 2021 से हमने बेसिकली ये चीज़ स्टार्ट की थी जी लर्निंग इनिशिएटिव के नाम से। और अभी माशाल्लाह हमने काफ़ी लड़कियां ट्रेन कर दी हैं, कुछ लड़कियों की ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आया है, तो उससे मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ सोसाइटी में हेल्प किया। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। जिस तरह बात कर रही हैं सिखाने की, क्योंकि ज़ाहिर एक अमल ऐसा है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सोच है ज़हरा जो ये नहीं चाहती कि हम अपना हुनर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करें, या फिर एक बहुत आम सोच ये भी है, एक तासुर ये भी बनता जा रहा है कि अगर ये मुझसे सीख गए तो शायद मेरा जो रिस्क है वो भी चला जाएगा, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो अल्लाह की तरफ से रिस्क का एतकाद है वो हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि सिखाने का अमल भी बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद जो सीखने का अमल है खास तौर पर ये भी एक बहुत मुश्किल मरहला है, और किस तरह हमारी जो ख़वातीन हैं वो इंटरेस्ट लेती हैं, आगे आती हैं, ज़रा ये भी गाइड करें। जी, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब जैसे आपने जो पहली चीज़ जो कही है कि उसको सिखाने से लोग घबराते हैं अपने हुनर को कि ये चीज़ चली जाएगी, तो उसमें एक बहुत क्रूशल बात जो है लोग ये भूल जाते हैं कि जिस चीज़ में आप माहिर हैं ना, कोई भी शख्स आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है तो अल्लाह मियां हर किसी को कोई ना कोई हुनर देता है, और अगर आप किसी चीज़ में बहुत एक्सपर्ट है तो वो कोई नहीं सीख सकता। उसके करीब आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जो आपकी बात है वो कहीं नहीं जाएगी। सही। फिर उसके साथ एक और चीज़ मैं बोलूँगी, दुनिया में हर चीज़ हम लोग की
लाइफ भी एक लिमिटेड है। जी। तो मैं अगर अपना जो गिफ्ट है वो मैं पास ऑन करके नहीं जाऊंगी तो वो गिफ्ट मेरे साथ ही चले जाएगा। ऑफ कोर्स इन टाइम हो सकता है वो और वो किसी legacy और नहीं में आए। बनेगी आपकी, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ये आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया कि आप अब जो जानते हैं उसको सिखा के भी जाएं। तो ये मेरा इसमें और जो दूसरा आपने जो बात कही जी। उसमें मैं आपको बताऊंगी प्रॉब्लम्स हमें बहुत आई हैं जो मैंने एंटिसिपेट नहीं की थी। मिसाल के तौर पे अब जैसे बिल्कुल जो गरीब ख़वातीन हैं आजकल जो हालात हैं उसमें उनको ट्रांसपोर्ट में भी आने जाने में भी मसला हो रहा मुश्किलात है। हैं, वो affordability भी के नहीं मसले हैं। अफोर्ड मतलब जी। मैं पूरा उनको 1 लाख का कोर्स फ्री दे रही हूँ लेकिन उनके इश्यूज इतने आने ज़्यादा जाने की हैं भी प्रॉब्लम है। जी, उनको जी, आने जाने सही। तो कभी कभी मैं कुछ को मैं देती भी हूँ लेकिन ऑफ कोर्स मैं अब हर किसी को तो नहीं हर चीज़ A to Z नहीं करके दे सकती लेकिन हम कोशिश करते हैं जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। सही सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कितना टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर नहीं, ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, हम देखते हैं जी। कि चाहे कोई त्यौहार हो, कोई भी चीज़ हो, हम बैठे हुए होते हैं, शोज़ कर रहे होते हैं, या फिर जो पुलिस वाली हमारी ख़वातीन या मर्द हजरात हैं या अस्करी इदारों से ताल्लुक़ है उनका, वो भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी ओकेजन या कोई छुट्टी नहीं होती उनकी। जी, ये कितना टाइम टेकिंग प्रोफेशन है, क्योंकि जब कोई त्यौहार आ रहा होता है मेरे ख्याल से काम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। हमारे जो हाई सीजन्स हैं वो बेसिकली सब यही सीजन्स हैं। ईद हो गया, कोई न्यू ईयर, कोई इवेंट वाले है तो उसमें हम लोग और बिजी हो जाते हैं। तो जब कोई इवेंट आना होता है या कोई अगर फैमिली में शादी है तो हम उसमें रिलैक्स नहीं कर सकते, बल्कि ईद मेरा हाई सीजन होता है तो मैं उसमें रेस्ट नहीं कर सकती, उस वक्त मैं सुपर बिजी हो जाती हूँ। बट आपको पता है ये सारी वो चीज़ें जो इंसान जो एंजॉय करता है ना ये वही कर सकता है। ये उसका एक टैलेंट होता है जो अल्लाह की तरफ से उसमें होता है। उसको टैलेंट तो वही होता है ना जिसमें जो आपको मुश्किल ना लगे, वही आपका टैलेंट है। तो इसका शौक होता है तो इसलिए इतना फील नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे हम जैसे जो ट्रेनिंग देते हैं उसका ड्यूरेशन होता है 4 मंथ्स का। और हमारी कोशिश होती है क्योंकि ये जो लड़कियां इस तरह की हैं वो उनको आने जाने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रा कम टाइम में इनको ट्रेन करके अपने पैरों में खड़ा कर दें। ठीक है। एक इशू है जो मैं अभी आपको बताऊंगी कि चले हम तो एक हेल्प कर रहे हैं लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ लड़कियां ऐसी भी मुझे मिलती हैं जो हेल्प लेके कैसे मुझे समझाना चाहिए उसको सही यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। छुट्टियां इस तरह के इश्यूज, लेजीनेस, तो वो हमारे मेहनत फिर वेस्ट हो जाएगी। बच्चियों की सीट भी जाया कर देती हैं, हक भी जाया कर देती हैं जो करना चाह रही हैं। जी बिल्कुल। तो ये है कि इसमें ज़रा मुझे इशू होता है कि अब ये कि मैं ज़रा सेलेक्ट करके जज करती हूँ कि इसको सीरियस थोड़ा साइकोलॉजिकली भी उनको जज करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये सीरियस है या नहीं है। हाँ, या दे आर जस्ट वेस्टिंग हमारा वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि ज़ाहिर है हम डिस्कस करना चाहेंगे, मैं उन सारी बहन और बेटियाँ जो कि इस फील्ड की तरफ आना चाहती हैं, ज़रा ये बताएं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्योंकि हम हर एंगल पे डिस्कशन करना चाहेंगे। जी। ना सिर्फ एक अच्छी साइड नहीं दिखाएंगे, हम इसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे बात करेंगे। चैलेंजेस क्या क्या हैं इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में चैलेंजेस ये हैं कि आपके पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप शुरू कर रहे होते हो तो आपको एक कस्टमर बेस चाहिए। ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ हैं तो उसमें आपको कस्टमर्स का इशू होता है। बिल्कुल सही है। वो आप मार्केटिंग हाँ, क्योंकि कभी कभी अच्छा मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग से था तो ये मेरा शौक था इसमें ब्यूटी की इस तरफ लिखने का, ब्यूटी के बारे में एवरीथिंग। तो मैं इसमें आई तो मुझे मेरे मार्केटिंग पर्सपेक्टिव ने बहुत हेल्प किया। जी। और जैसा आपको पता है मैं बैंकिंग भी करती हूँ थोड़ा बहुत। लेकिन जो कुछ ख़वातीन हैं जो मेरे जो सर्कल में थी, इवन सऊदी में भी, उनको मार्केटिंग बिल्कुल नहीं आता था। तो वो वहाँ बहुत उनको नुकसान हुआ है बिकॉज वो अपने आप को काम में वो बेहतर एक्सपर्ट ही होंगी अपने काम में अच्छी होंगी बिल्कुल, लेकिन उसको एडवर्टाइज करना बहुत लोगों को पता होना कि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली मैं कहूँगी कि अगर जो बहुत ही मसला है पैसों का तो उनको थोड़ा प्रोडक्ट्स में मसला होता है, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, हाँ जी, उसकी कॉस्ट में उनका थोड़ा सा इशू होता है। उसके अलावा ये है कि लाइक आई सेड के हाई सीजन्स जो हैं वो आपके बिजी सीजन, तो इसमें ज़रूरी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी थोड़ा सा आपका साथ दें, सपोर्ट करें। जी बिल्कुल। तो आप अगर एक्सपेक्ट करो कि वो हाई सीजन में बिल्कुल थक हार के आके फिर बिल्कुल घर भी आपको नीट देंगे या बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा उनके साथ मुश्किल होता है। हाँ, मेरे ख्याल से शायद मर्दों को भी समझना चाहिए कि जो वर्किंग वुमेन हैं उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं।
जिस तरह मर्द हजरात बाहर काम करते हैं, खवातीन भी उसी तरह बाहर काम करती हैं, और फिर उसके बाद इक्वली मेरे ख्याल से घर के काम भी कर लेने चाहिए। जी, थोड़ा हेल्प बैलेंस करने में लेके कोई हेल्प मसला कोई नहीं मसला है। नहीं है, कोई मसला नहीं अब है। वो बल्कि हेल्थ जी। दोनों की अच्छी रहेगी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा, बच्चियों को हुनर सिखाना यकीनन एक बहुत खूबसूरत अमल है। ये आइडिया किस तरह आया? क्योंकि ज़ाहिर है मैं थोड़ा डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को बताना चाहेंगे कि ज़ाहिर है हम लोग भी इंडिविजुअल हैसियत से जी, अपने किसी भी लेवल पे मेरे ख्याल से हेल्प कर सकते हैं और इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा जज्बा है। किस तरह सोचा ये इस तरफ आने का? बेसिकली जब मैं इस फील्ड में आई तो बेसिकली इसमें मेरा शौक था ठीक है। मोस्टली। तो जब ये इस काम में को मैंने आगे लेके मैं बढ़ी तो मुझे ऐसे फील हुआ कि अच्छा मेरे फैमिली में एजुकेशन से बहुत इंटरेस्ट है, ख़ास मेरे फादर लेक्चरर हैं, प्रोफेसर भी हैं, और मेरी मदर भी टीचिंग से लिंक रखती थी। तो उसका ज़रा असर आप कह सकते हैं। हमारे ख़ानदान में बहुत एक दो इंस्टीट्यूट्स भी रिलेटिव्स के थे पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। तो आई थिंक उसका थोड़ा था कि मुझे ये था कि व्हाट कैन आई डू इन सोसाइटी, अपने से हट के। एक होता है इंसान अपने लिए कुछ कर रहा है, फिर एक होता है कि आप कुछ लोगों के लिए कर रहे हो, लोगों की दुआएं मिलती हैं। और आप देखिए सोसाइटी में कुछ ऐसा है भी फोकस कि अच्छा आप कर रहे हैं, अच्छा आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, यू नो एक ये चीज़ है। तो आई थॉट कि क्या हो सकता है जो मैं करूं। जब मैंने यहाँ बिजनेस में स्टार्ट किया तो मुझे फील हुआ कि यहाँ बहुत इश्यूज मैंने देखे, गैप बहुत ज़्यादा है, सही। बहुत गैप था और लोगों को बड़े मसले मसाइल थे। तो मैंने सोचा अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते थे जो चाहते थे कि मैं ये फ्री दे दूं तो मैं वो फ्री दे अच्छा, दूं। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको स्टार्ट करूं प्रॉपरली, लोगों की हेल्प भी होगी। बिल्कुल और मेरे सही। हस्बैंड ने भी इस चीज़ में बड़ा वो किया ना, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। सही। तो फिर मैंने इस तरह से इस चीज़ को स्टार्ट किया। और शुरू में जिन लोगों को हमने ट्रेन किया था उन्हें हमने अपने ही पार्लर में रखा, तो वो भी बड़ा अच्छा गया। फिर इसको हमने थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड करने की कोशिश सही। की, तो बस हम कर रहे हैं कोशिश। ज़बरदस्त। अच्छा, ज़रा डायरेक्शन पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बच्चियाँ जो हमें देख रही हैं, ज़ाहिर है वो अगर बनना चाहती हैं ब्यूटिशियन या इस तरफ आना चाहती हैं, डायरेक्शन कैसे ली जाए इस प्रोफेशन में? क्योंकि हर प्रोफेशन में बहुत सी फील्ड्स होती हैं, सब फील्ड्स होती हैं, और फिर उसके बाद आप हर एक में तो ज़ाहिर है मास्टर नहीं बन सकते। जी जी जैसे हेयर स्टाइलिस्ट बिल्कुल अलग होते हैं, जी, फिर उसके जी, बाद बिल्कुल। मेकअप आर्टिस्ट बिल्कुल अलग हैं। डायरेक्शन किस तरह चूज़ की जाए? जी। ये इंटरेस्ट किस तरह ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये इंटरेस्ट जी। है, और ये पहला स्टेप कैसे लिया जाए? ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जी। क्योंकि इसमें ये होता था कि अगर हम सबको ट्रेन करने कभी कभी बैठ भी जाते थे तो उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी होती थी जो ग्रास्प कर ही नहीं पाती थी। सही सही। बात यह है कि आप में जिस चीज़ का एक नेचुरल हुनर है ना, हाँ, आप उसी को पॉलिश वही करें, आप उसे पॉलिश उसी को करें। रिफाइन करें। बिल्कुल अगर सही, ठीक आपको अच्छा, उसमें जो लड़कियां मेरे पास किसी चीज़ में पहले से ही अच्छी होती हैं ना, तो वो उसमें फिर बहुत आगे बढ़ जाती हैं। अब ऐसे कोई शख्स है जिसको बिल्कुल कुछ नहीं, A to Z कुछ भी नहीं पता मेकअप फेशियल का, और से मैं आके खड़ा कर दूंगी, तो वो कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी जिस पे एक ऐसी लड़की है जिसको नेचुरली इस चीज़ का शौक है। शौक होना उस चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सही। जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हैं, कोई छोटा बच्चा है वो ब्लॉक्स के साथ खेल रहा हाँ, है, उसकी आपको आइडिया जस्तजू होता है होती ये है एक इंजीनियर struggle करने बनेगा। की। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह से आप इसमें भी जिस लड़की को बहुत अपने आप को तैयार करने का शौक है, या हाँ। बहुत वो देख रही इस तरह की चीज़ें हर वक्त या कर फिर रही खुद है, अगर वो बन सबर रही है, बन अच्छी सवर तरह से, रही है, जी, जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा। हाँ। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सही। शी कैन बी अ गुड ब्यूटिशियन। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं चूँकि हम पहले स्टेप की बात कर रहे थे, यकीनन एक पहला स्टेप बहुत मुश्किल काम है। जब जी। इंसान वो ले लेता है तो मेरे ख्याल से फिर बाकी की जो जर्नी है वो आसान होती जाती है। चैलेंजेस भी आते हैं, आप उन्हें ओवरकम कर लेते हैं। बट ये जो पहला स्टेप है, मेरे ख्याल से हमारी औरत, हमारी जो बच्ची है, बहुत एम्पावर्ड है, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, काम करना भी चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस का एक डेफिसिट नज़र आता है, जी जी वो एग्जिस्ट करता है हमारे मुआशरे में। पहला स्टेप लेना बहुत मुश्किल काम जी है। जी पहला ये स्टेप, कैसे लिया जाए? पहला स्टेप वाकई में लेना बहुत मुश्किल है। जी। बिकॉज जैसे मैं थी, मेरा मार्केटिंग से बैकग्राउंड था, मुझे पैसों की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे एक शौक था। और सऊदी अरब में फिर एक स्टेज आया जब वो जॉब्स फॉरेनर्स को नहीं करने दे रहे थे, फॉरेनर फीमेल्स को। सही। तो बीइंग एन एम्बिशियस पर्सन या समवन जो करियर ओरिएंटेड है, उसको फिर ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मैं व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ। तो मुझे सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था, बिकॉज आई हैड इंट्रोड्यूस सबसे पहले आई लैशेज हमारे पाकिस्तान में आए थे, ठीक है। और मेकअप प्रोडक्ट्स। तो मुझे ये आ रही थी कि मैं एडवर्टाइज कैसे करूं कि सही। आई हैव अ पार्लर और आओ मेरे से ये करा लो।
तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि ज़रा तुम करो, तुम इतना अच्छा करती हो उसको, तुम उसको काम के तौर पे क्यों नहीं कर रही। तो मुझे बहुत देर लगी थी कि मैं ये समझने इतना के लिए, सही। ये चीज़ एडवर्टाइज करूं कि ओके मैं जो हूँ आई एम रेडी टू गिव दिस सर्विसेज, क्योंकि लोग ना पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो वो सोच से आपने आगे बढ़ के अपने आप को फोर्स करके डर हटा के उस चीज़ को एडवर्टाइज करना है, चाहे वो आजकल तो फेसबुक और हाँ, हमने भी ऐसे ही स्टार्ट YouTube पे tutorials बहुत ज्यादा हैं, फेसबुक, सही। फेसबुक इज आपके सारे काम कर देगा। जी। अब तो वो इश्यूज ही नहीं है, तो आपने एक फेसबुक पे ऐड डालना Advertisement है, कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बात करनी है, सही। ग्रुप्स में डालना है। आसान हो गया मेरे ख्याल से। बहुत आसान है अब तो, बस सही। आप बस इंसान करने वाला चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए और काम करने वाला बंदा हो, सही। सब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा ज़रा, यू आर क्वाइट एन एम्पावर्ड वुमन माशाल्लाह। हमने ये भी सुना है और आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आपने फ्लाइंग भी सीख रखी है। जी। किस तरह? फ्लाइंग मुश्किल अमल है, एक ज़ाहिर है, हर इंसान नहीं कर सकता। जी। तो ये इंटरेस्ट किस तरह डेवलप हुआ? फिर उसके बाद क्या आगे मजीद बच्चों को या बच्चियों को सिखाने का भी प्लान है इसका? नहीं, फ्लाइंग का तो मोर ऑफ मुझे बस शौक था। ठीक है। और मेरे ग्रैंडफादर के पास भी पायलट था, वो भी शौकिया पायलट लाइसेंस था, वो भी शौकिया। तो मुझे हमेशा से शौक था। तो मैंने सोचा था एट सम पॉइंट मैं इसके लेसन्स लेना स्टार्ट करूँगी। ओके, ठीक है। तो वो फिर मैंने यूएसए में पायलटिंग क्लासेस लेना शुरू किए और मुझे फ्लाइंग बहुत पसंद है। स्मॉल एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर राइड्स तो मुझे बहुत पसंद है। हेलीकॉप्टर मुझे चलाना नहीं आता फिलहाल। आई स्टार्टेड इन अ स्मॉल एयरक्राफ्ट, बट इट्स जस्ट अ शौक। वो ऊपर आपको जाके जो फीलिंग आती है आसमान में छोटे एयरक्राफ्ट में, वो मुझे बहुत मज़ा आता है उसमें। चाहे पानी हो या आसमान हो, मेरे ख्याल से दोनों बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। और यू ऑलवेज लव ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता थ्रू है द एयर या फिर थ्रू वाटर्स। जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये मुश्किल अमल था फ्लाइंग सीखना? शुरू में तो डर लगता हो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़रा आप आसमान पे चले जाएं। जी मुश्किल है, बिल्कुल है मुश्किल, बिकॉज अगर हवा की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सामने से, तो आपका पूरा अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट है पूरा उड़ सकता है। ठीक है। तो मैं अभी भी सीख रही हूँ। आई विल नॉट से कि मैंने कम्प्लीटली अपने ऑन माई ओन में लेके एयरक्राफ्ट निकल जाऊँगी, बट ये है कि केयरफुल रहना, इसके लिए एक रेकलेस पर्सन नहीं काम कर सकता बहुत है। एक्टिव टू बी वेरी माइंडसेट चाहिए मेरे केयरफुल, ख्याल यस, से। बहुत ही केयरफुल, हर चीज़ को चेक सही। करके एंड एवरीथिंग करके। अच्छा, ये अगर ज़ाहिर आप कह रही हैं यू आर स्टूडेंट ऑफ फ्लाइंग एट द मोमेंट, अगर आप मुकम्मल सीख लेती हैं, जब इन द फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पूरी तरह सीख भी जाएं और इसको कर भी लें, तो क्या आगे सिखाने का भी प्लान है? क्योंकि ज़ाहिर है मेरे ख्याल से ये फील्ड ऐसी है कि लोग बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बट शायद रिसोर्सेज की भी कमी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा महंगा शौक भी माना जाता है। जी नहीं, वैसे मेरा इसमें तो अभी कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि मैं इसको भी सिखाऊं। इसका मैंने नहीं सोचा। ठीक है, सही। हाँ जी। अच्छा चलिए, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं चूँकि ज़ाहिर है हम बच्चियों को सिखाने और उनको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा वाक़या कि जो बच्ची सीख के गई हो, कोई नीडी बच्ची हो या फिर उसने काम सीखा हो, फिर उसके बाद शी इज़ नाउ डूइंग क्वाइट वेल और आप तक आई हो, ये बात पहुंची हो, वो एहसास ही अलग होता है डेफिनेटली कि आपने किसी एक शख्स को भी कुछ सिखा दिया है और वो अगर कुछ करने लगा है, सोसाइटी का हिस्सा बन गया है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा सदका जारिया नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा वाक़या हमसे शेयर करें, कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रह गया हो? जी इस तरह के हैं 2-3 इंसिडेंट्स। मुझे लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि मैम आपने जो ट्रेनिंग मुझे दी थी दिस पॉइंट, उसने मुझे इस तरह से हेल्प किया, और आपने उस वक्त जब हमारा हार्डेस्ट टाइम था उस वक्त आपने हमें हेल्प किया, तो हम आपको बहुत दुआएं देते हैं और आपको बहुत याद रखते हैं और इस तरह से। और मेरे से माशाल्लाह सब इन टच हैं अभी तक। मैंने हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत ज़्यादा। कितनी बच्चियों को ट्रेन किया होगा आपने? ये हमने स्टार्ट बेसिकली रिसेंटली ही किया है, 2021 से किया है। ठीक है। तो हमने अबाउट मेरा ख्याल है 100 गर्ल्स को, 100 प्लस, हाँ जी, 100 गर्ल्स को, 100 प्लस नहीं, अराउंड अबाउट 100 अच्छा, को अराउंड अभी 100 तक। जी, ठीक है, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर, अच्छी बात है, बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, जिस तरह हमारी एक सोच है, जिस तरह आपने अपने जिक्र भी किया कि वो बच्चियां जो सीरियस नहीं ले रही इस प्रोफेशन को, या मेरे ख्याल से सीखना भी चाहती हैं, फिर और भी एक्स फैक्टर्स हो सकते हैं, शायद उनके घरों के मसाइल हों या फिर शादियों के मसले हैं, 10,000 और सोचें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि वो हावी रहती हैं दिमाग पर। उनको किस तरह मोटिवेट करती हैं कि देखें
ये एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है या फिर एक मौका है ज़िंदगी बदलने का, जी तो किस तरह उन्हें मोटिवेट करती हैं? क्या वो सीखती हैं, समझती हैं इस बात को, रियलाइज जी करती हैं? जी हाँ। देखिए, उनमें से जो सी लड़कियां ज़रा इंडिपेंडेंट माइंडेड होती हैं वो तो कर जाती हैं, लेकिन जो थोड़ी सी फीबल होती हैं, ज़रा सा डरती हैं, या जिनके कहना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम घरों में भी वो मसले हैं बहुत जी। प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके इतने इश्यूज हैं। कितनों के जैसे पेरेंट्स बीमार हैं, अब वो अगर किसी का फादर कैंसर पेशेंट है, वो उसमें उसको छोड़ के आ रही है कोर्स करने, सही सही सही। तो उसके लिए पॉसिबल फिर नहीं हाँ, होता, वो नहीं आ पाती। बाज़ मैं भी औक़ात मेरा फोर्स नहीं ख्याल कर सकती। फैमिली सिस्टम्स भी इजाज़त नहीं देते फैमिली कि- सिस्टम, हाँ हाँ, कुछ लड़कियां ऐसी जी। भी हैं जिनको जैसे मुझे बस ये हैरत होती थी कि कुछ मोस्ट फैमिलीज में वो कहते थे कि हाँ आप काम करें, कहीं से पैसे लाएं, लेकिन जब वो निकलती थी काम करने उन्हें काम नहीं तो करने उनको दिया। नहीं काम हाँ। कर, वो यही कि घर में कोई खाना नहीं पकाने वाला अब। हाँ हाँ, दोनों तरफ तो करनी आप थी। चाह रहे हो कि वो बेचारी घर में खाने भी पकाए और वो बेचारी पैसे भी लेके आए, दिस इज टू मच। आप थोड़ा उसको सपोर्ट कर लो। अगर आपको अच्छा, उन सब के घर के हालात बदल रहे थे, मुझे आके वो बताती कि मैम मुझे आपने जो इधर से हेल्प किया उससे ये हमने कर लिया, उससे मेरी मॉम को ये हो गया, लेकिन उनकी मेमोरीज फैमिलीज की बड़ी शॉर्ट थी, सही। बिकॉज वो एक तरफ तो सब चीज़ का फ़ायदा लेते थे और दूसरी तरफ फिर बोलते थे कि तुम्हें ज़्यादा देर क्यों हो हाँ, गई, या they're या playing on तुम both घर में fronts, सही, आके बिल्कुल तुम ठीक है। काम नहीं कर पा रही अब, तो ये तो टू मच है कि उसको आप बोलें कि घर के भी आप सारे काम करो। और राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट था जो आपने बताया, और यकीनन देखने वाले मेरे ख्याल से फैमिलीज भी रियलाइज़ करती हैं कि अगर बच्चियां सीखना चाहती हैं, बाहर निकलना चाहती हैं, मेरे ख्याल से कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जहां औरत काम नहीं कर सकती या बाहर नहीं निकल सकती, जी बिल्कुल। विद प्रॉपर रिस्पेक्ट, और जो उनका उनका एक मुकाम है उसके साथ मेरे ख्याल से अगर आगे बढ़े तो बहुत ज़रूरी हो सकता है। अच्छा, जाते जाते क्विकली एक मैसेज उन लड़कियों को कि जो शाये हैं, टैलेंट होने के बावजूद घर से बाहर नहीं निकलती, कॉन्फिडेंस की कमी है, उन्हें क्या कहेंगी? पहले तो मैं इन द एंड में ये कहूँगी कि जो हम काम कर रहे हैं, बीइंग एन FPCCI कन्वीनर ऑल्सो, इस चीज़ को मैं उजागर करने की कोशिश कर रही हूँ ऑन ऑल साइड्स। तो मैं ये कहूँगी कि जो लड़कियां हैं वो ज़रा स्ट्रॉन्ग रहें और मेहनत करें, ये जो एक लेजीनेस है Myths कि को तोड़ें, ये नहीं करना, taboos को तोड़ें, हाँ, वो बिल्कुल, मुझे सही। ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। यहाँ तक कि जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था कल परसों कि गार्बेज जो है वो अपना निकालने में कोई मसला नहीं है। नहीं है, हाँ बिल्कुल तो ये चीज़ों से आप लोग निकलें, सही। मेहनत करें, और पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगी, भाइयों बहनों को बोलूँगी कि Support उनको करें। सपोर्ट करें, खासतौर पे भाइयों को, आप मेरे ही का ख्याल से support करना भाइयों बहुत को ज़रूरी भी है, कि बिल्कुल। आप ही के लाइफ सबकी बदल रही बिल्कुल है ऐसे वो, है, बिल्कुल तो ऐसे थोड़ा उनको सपोर्ट करें और सोसाइटी कैन भी बहुत अच्छा हो सकता ज़रा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत Thank बातें you. हैं और यकीनन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करें तो मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद Thank थी ज़हरा जाहिद, सोशल वर्क भी कर रही हैं, स्टाइलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, और जिस तरह हमने बात की वुमेन एम्पावरमेंट की, तो मेरे ख्याल से अगर हमारी लड़की मुआशरे में बाहर नहीं निकलेगी तो कोई जान पहचान या फिर कोई जानेगा नहीं कि हमारी औरत क्या कर सकती है, एंड आवर वुमेन कैन एक्चुअली डू वंडर्स। ये एक ऐसी बात है कि जो जब बात करते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहरहाल जी, ऑन दैट नोट, टू ऑल दी वुमेन, बाहर निकलें और काम करें और मुल्क का जो नाम है वो रोशन करें। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। खुदा हाफिज़।